चलो डन. So these all are the content that we are going to cover in our Azure Administrator training. और इसमें हम according to the module, according to the blueprint that decided by Microsoft, उसी के according हम सारा का सारा task perform करेंगे. But before that, बेस से अगर हम बात करें, ये तो पार्ट हो गया अपने पास कंटेंट का. और अगर हम बिल्कुल बेस से बात करें, Azure AG 104. ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक. Azure Administrator, you know that this is the part of Azure Administrator, जिसको हम AG 104 के नाम से जानते हैं. सर्टिफिकेशन नेम इज AG 104. इसके बारे में प्रिपेयर करने वाले हैं. सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्री रिक्विजिट. ठीक है, आपने प्लान कर लिया, आपने तैयारी करने का प्लान कर लिया, बट इसके साथ प्री रिक्विजिट क्या होगी और कौन कौन सी बेसिक सर्विसेज है, कौन कौन सी बेसिक सर्विसेज हैं जिनको हम जिनको आना जरूरी हर एक एजुर एडमिनिस्ट्रेटर इंजीनियर के लिए. यहाँ पे हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे. पहले तो हम डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं. द गैप बिटवीन, आज के डेट में आप किसी भी कंपनी के लिए काम करते हो तो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे आप रिलेट कर सकें और एज्योर की सर्विसेज को मैनेज कर पाएं. इनको हम कई सारे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे सबसे पहले है ऑन प्रोमाइसेस सेटअप. आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑन प्रोमाइसेस की हेल्प से सेटअप कर सकते हैं. दूसरा है वर्चुअलाइजेशन, जिसमें आपका मल्टीपल टूल्स आते हैं. तीसरा है वीडीआई, जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल डेस्कटॉप इंटरफेस. और चौथे नंबर पे आता है आपका क्लाउड प्लेटफॉर्म. इन सभी प्लेटफॉर्म की हेल्प से, इन सभी मेथड के जरिए हम अपने इन्वायरमेंट के अंदर, इन सभी मेथड के जरिए हम अपने इन्वायरमेंट के अंदर या किसी भी क्लाइंट के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टैब्लिश कर सकते हैं. ऑन प्रोमाइसेस में एज पर द नेम सजेस्ट, आपके पास फिजिकल सर्वर, आपका फिजिकल स्टोरेज, आपका फिजिकल डेटाबेसेस यानी एसक्यूएल सर्वर वगैरह, और जो नेटवर्क से रिलेटेड डिवाइसेस है, इट में भी स्विचेस, फायरवॉल, ये सारा कुछ इन्वॉल्व हो जाता है. सर्वर्स आ जाएंगे इसमें, स्टोरेज आ जाएगा, डेटाबेस आ जाएगा, सारी चीजें आपकी ऑन प्रोमाइसेस पे रहेंगी. और अगला आ जाएगा नेटवर्क डिवाइसेस, जो हम डे बाय डे अपने ऑफिसेस में टास्क परफॉर्म करते हैं. दूसरा, वर्चुअलाइजेशन की बात करें तो आज की डेट में या तो आप ESXi होस्ट पे काम करोगे, या तो आपके पास हाइपरवाइजर का सेटअप होगा. और कुछ ऐसे भी क्लाइंट हैं जो आपको सिट्रिक्स यानी जेन सर्वर का एक्सेस प्रोवाइड करेंगे. ये हो गया वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट. अब अगर हम बात करें वीडीआई की, तो वीडीआई में भी बहुत सारे टूल्स मिलते हैं आपको. आरडीएस का टूल मिल जाता है आपको. VMware के प्रोडक्ट ने एक सर्विस लॉन्च की है जिसको हम बोलते हैं हॉराइजन. सिट्रिक्स का भी इन्वायरमेंट आप सेटअप कर सकते हैं वीडीआई के लिए. और लास्ट में अगर हम क्लाउड की बात करें तो एन नंबर ऑफ क्लाउड प्रोवाइडर्स आर अवेलेबल. एज्योर, AWS, GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, और आलीबाबा क्लाउड एंड ओरेकल क्लाउड. ठीक है, ये डिवाइडेशन है, एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने का तरीका है. क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम क्लाउड को कंप्लीटली समझने वाले हैं कि क्लाउड काम कैसे करता है. दूसरा, ऑन प्रोमाइसेस का करंट एक्सपीरियंस है. वर्चुअलाइजेशन का थोड़ा सा नॉलेज होगा, एटलीस्ट VMware वर्कस्टेशन वगैरह कॉन्फ़िगर करके आपने देखा होगा. VDI का कॉन्सेप्ट अगर नहीं है तो VDI में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे. बट एजेंडा हम लोगों का बिल्कुल क्लियर है कि हम क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं उनको कंपेयर करेंगे, और एज्योर की सर्विसेज को, एज्योर पोर्टल पे दिखने वाले सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करेंगे और उनके अंदर के फीचर्स को समझने की कोशिश करेंगे.
सो सिंपल सा क्वेश्चन मेरा ये है कि इन चारों प्लेटफॉर्म में आपको कोई प्लेटफॉर्म ऐसा जिसके बारे में आपको मींस लाइक आइडिया ना हो या पहली बार सुन रहे हैं? सर बीडीआई का मेरा जो मानना है, बीडीआई का मैं थोड़ा-सा इस पे नहीं काम किया हूँ। बाकी हम्म, सुना तो है ही मैं, बाकी और सारी चीज़ें तो मैं जानता ही हूँ सर। ठीक है। सो वीडीआई में आपके माइंड में क्या सिनेरियो बनता है जब वीडीआई की बात आती है तो? क्या होता होगा बैकएंड में, या कंपनी में किस तरीके के सर्वर लगाने पर वीडीआई का सॉल्यूशन मिलता है? एनी आइडिया? जस्ट लाइक सर एक अपना जैसे हम अपना आरडीपी हम लोग सर्विसेज़ यूज़ करते हैं वैसे ही है, बट ये थोड़ा सिक्योरिटी इसमें और ज़्यादा एनहांस कर देते हैं। लाइक अपना हम्म। आपका सर्वर रिमोटली आपका कहीं और रहता है और आप एक आपको यूआरएल प्रोवाइड किया जाता है या फिर एप्लीकेशंस उसके थ्रू आप कर एक्सेस आप कर यूज़ सकते हैं। करते हैं। ठीक है, ग्रेट। जुल्फी, आप कुछ इसमें ऐड करोगे क्या? नहीं, नहीं करेक्ट इट्स ये जो काम करता है ये वीएमवेयर की तरह ही काम करता है वीडीआई। नहीं, अलग है। नो, नो। वीएमवेयर के प्लेटफॉर्म पे काम करता है, बट वीएमवेयर से थोड़ा सा अलग है। उनके मल्टीपल प्रोडक्ट है ना, तो वीएमवेयर का एक प्रोडक्ट है जो वीडीआई सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है हमें, ओके। है ना? मतलब है तो वीएमवेयर का प्रोडक्ट, जो होराइजन हमने लिखा है ना, ये हम्म। होराइजन हमारा वीएमवेयर का ही प्रोडक्ट है। ओके, 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 ठीक है। चलो, एक काम करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ इसमें क्या है कॉन्सेप्ट। ऑन प्रोमाइसिस में तो कोई इशू नहीं है ना, ऑन प्रोमाइसिस से तो हमने अपनी आईटी की जर्नी स्टार्ट की थी, तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी राइट। करेक्ट। चाहिए। अभी भी हम उसी पे काम कर रहे हैं ज्यादातर। वर्चुअलाइजेशन में ईएसएक्सआई, हाइपरवाइजर, जेन सर्वर, ये प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे हम अपने इन्वायरमेंट को सेटअप करते हैं। अब बात आती है वीडीआई का, थोड़ा सा आपको मॉडिफाई और करना पड़ेगा धीरेन्द्र। अबाउट द वीडीआई, आपने सही बताया कि इसमें आरडीपी वगैरह एक्सेस कर लेते हैं, बट आप एक पॉइंट और ऐड करेंगे। कैसे? जब आप नॉर्मल कंप्यूटर बनाते हैं ना, नॉर्मल आप मशीन क्रिएट करते हो, वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो ना, ये आपका मान लीजिए कि ESXi हो गया, और ESXi पे आपने एक VM बनाया, ठीक है? जब आप इसमें VDI को इन्वॉल्व करते हो, वर्चुअल डेस्कटॉप इंटरफेस को इन्वॉल्व करते हो, तो आप अपने एक कंप्यूटर को, आप अपने एक वर्चुअल मशीन को मल्टीपल लोकेशन से, मल्टीपल यूजर, यूजर वन भी उसी वीएम को एक्सेस कर रहा है, यूजर टू भी उसी वीएम को एक्सेस कर रहा है, यूजर थ्री, यूजर फोर, मल्टीपल यूजर्स आपकी एक ही वर्चुअल मशीन का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द वीडीआई। ओके सर। सर एक ना जैसे मैं अभी डेटा सेंटर में काम करता हूँ, तो हमारे पास एक एप्लीकेशन है लाइक टीएस प्लस। आई थिंक ओके। ये भी आई थिंक वो भी आई थिंक ऐसे ही काम करता है। उसपे हम क्या करते हैं, सिक्योर डेस्कटॉप प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को। हाँ। और वो अपना डिफरेंट डिफरेंट एक ही मतलब एक ही हमारे पास सर्वर एक ही है। हम्म। और टीएस प्लस पे ही मतलब डिफरेंट डिफरेंट डेस्कटॉप हम आटना आरडीएस नाइट के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। तो वो जितने भी क्लाइंट हमारे कस्टमर होते हैं, वो शेयर जस्ट लाइक अ शेयर सर्वर होता है। शेयर सबको एक सर्वर। डिफरेंट डिफरेंट डेस्कटॉप उनको प्रोवाइड करता है ऐसे मल्टीपल उनको दे रखा है हमने। तो जस्ट लाइक वैसा ही है क्या सर ये वीडियो? ठीक है, आप जो सर्वर का एक्सेस देते हो अलग अलग क्लाइंट को, क्या आपने कोई टर्मिनल लाइसेंस परचेज कर रखा टर्मिनल है ना? लाइसेंस है सर। हाँ। हर यूजर का टर्मिनल लाइसेंस जी। आपने परचेज किया होगा, उसके अकॉर्डिंग आप टूल के थ्रू आप ट्रांसफर करने का काम करते हैं, वर्चुअल राइट मशीन सर, को राइट सर। भेजने के। ठीक है, तो मैं इसमें थोड़ा सा हिंट दे दूं, जो आप बोल रहे हैं ना टीएस सर्वर, जो एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, विच इज अ जी, थर्ड जी। पार्टी सॉफ्टवेयर, जो आपके डीएनएस को ना यूआरएल में रिजॉल्व करके क्लाइंट तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है। एग्ज़ैक्टली। पहला जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है ना, आरडीएस, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, ये आरडीएस फीचर आपके विंडोज सर्वर 2016, 2019, 2012, 2022 हर एक मशीन में आरडीएस का फीचर अवेलेबल रहता है। आपको आरडीएस सर्विस को एक्टिवेट करनी है, एक्टिवेट करने के बाद यूजर बनाने हैं, और उन यूजर को असाइन कर देना है टर्मिनल लाइसेंस। जितने नंबर ऑफ यूजर उतने नंबर ऑफ टर्मिनल लाइसेंस आपको परचेज करने पड़ेंगे, और आप एक ही मशीन को मल्टीपल यूजर्स के साथ, एक ही मशीन को मल्टीपल यूजर से आप एक्सेस करा सकते हो, ओके सर। है ना? तो कहीं ना कहीं वो वीडीआई का ही कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल कर रहे हो। अगला जो पार्ट है यहाँ पे है क्लाउड। क्लाउड में क्या होता है कि आप बोल सकते हो कि क्लाउड ना, ये जो तीन स्टेप्स हमने डिस्कस किए हैं, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है क्लाउड।
क्लाउड कहता है कि आपको ऑन प्रोमाइसेस जैसे फीलिंग लेनी है, ऑन प्रोमाइसेस की तरीके से टास्क परफॉर्म करना है, आई एम एबल टू प्रोवाइड यू। आपको लगता है वर्चुअलाइजेशन सेटअप करना है क्लाउड की मदद से, वो भी पॉसिबल है। आपको आरडीएस कॉन्फ़िगर करना है, वीडीआई कॉन्फ़िगर करना है, वो भी पॉसिबल है। तो क्लाउड टेक्नोलॉजी जो है, आई एम नॉट सेइंग ओनली द एज्यूर, क्लाउड टेक्नोलॉजी जो है, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हो, उन सभी प्लेटफॉर्म का कलेक्शन है। मीन्स आप वो सारे फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं जो आप ऑन प्रोमाइसेस पे करते हो। वो सारे फीचर्स आपके ऐड हो जाएंगे जो आप VMware वर्चुअलाइजेशन या VDI के सॉल्यूशन के थ्रू अचीव करते हो। ऑल गुड? ओके सर। यस यस। आगे हम बढ़ते हैं इसी पार्ट को थोड़ा सा। उम्मीद है कि ये 4 प्लेटफॉर्म आपको क्लियर हो गए होंगे क्या एग्जैक्टली होता है। अब थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करते हैं धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप करके, जो हमारा क्लाउड सर एक एक टेक्नोलॉजी है। क्वेरी और थी सर, ये हाँ जी। वीडियो में भी क्या हम टर्मिनल लाइसेंस परचेज करते हैं, या फिर कुछ ऐसा ही बना हाँ के जी, यूजर दे देते हैं? अगर आप VMware का VDI इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें टर्मिनल लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। टर्मिनल लाइसेंस सिर्फ आपको देना पड़ता है RDS में, क्योंकि RDS माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। तो उस केस में आपको आपको टर्मिनल लाइसेंस का पेमेंट देना पड़ेगा। सर इसमें उसके कोई लिए लिमिट वगैरह होती है, जैसे कि 16 हाँ 19 में कुछ लिमिट? हाँ, लिमिट क्योंकि होती है ना, लिमिट होती है। आई थिंक आई नीड टू चेक, लास्ट मैंने देखा था तो आई थिंक 999 या 999, आई एम बिट कंफ्यूज, मुझे चेक करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे मैं नहीं कंफर्म कर सकता। जस्ट अलाउ मी, मैं चेक करके ना आपको क्लियर कर दूंगा कि जो टर्मिनल की कैपेसिटी है ना, नंबर ऑफ यूजर एक्सेस करने की कैपेसिटी, वो क्या है, मुझे डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा एक बार। ओके सर। ठीक है, बट बाकी एप्लीकेशन में अगर आप जेन सर्वर के थ्रू सेटअप करोगे तो आपको कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। जो भी होगा उस टूल का लाइसेंस होगा। आरडीएस टर्मिनल लाइसेंस केवल उसी में लगेगा जब आप विंडोज मशीन और या आरडीएस के थ्रू, विंडोज सर्वर के फीचर आरडीएस के थ्रू अपने सेटअप को इम्प्लीमेंट करोगे। दैट्स इट। ओके। चलो यहाँ पे हम थोड़ा सा और डिटेल्स में जाते हैं। आर एजेंडा टू मैनेज द क्लाउड सर्विसेज। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अबाउट क्लाउड टेक्नोलॉजी, और इस क्लाउड टेक्नोलॉजी को प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में हमें क्या-क्या चीजें आनी चाहिए। सो क्लाउड टेक्नोलॉजी को समझने के लिए दो पार्ट में इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। एक वर्क बेस्ड में और दूसरा इसको हम टेक्नोलॉजी बेस्ड में। ठीक है, वर्क बेस्ड एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड। दो पार्ट में इसको कैटेगराइज कर लेते हैं, वर्क बेस्ड और टेक्नोलॉजी बेस्ड, जिससे हम आइडिया लगा सकें कि एक क्लाउड प्लेटफॉर्म के जरिए हम क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। वी शुड नो अबाउट इट। ऑल गुड? वर्क बेस्ड का यस। मतलब, वर्क बेस्ड का मतलब जैसे देखो, अपना अपना तरीका होता है डिस्क्राइब करने का। ठीक है ना? आप अगर डॉक्यूमेंट देखोगे, ब्लॉग्स वगैरह देखोगे या माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट देखोगे, तो वो वर्क बेस्ड को मैंने अपनी तरफ से उसको वर्क बेस्ड माना है। बट अगर माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट की, नॉट 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 माइक्रोसॉफ्ट, अगर आप ब्लॉग्स देखोगे, मल्टीपल ब्लॉग्स चेक करोगे, तो इनको बोला जाता है क्लाउड के पिलर्स या क्लाउड मॉडल्स, कुछ भी बोल सकते हैं। आपको क्लियर में रखना है क्लाउड मॉडल, क्लाउड पिलर्स और वर्क बेस्ड में ये सारी चीजें आती हैं। वर्क बेस्ड में मींस विच टाइप्स ऑफ टास्क यू वांट टू परफॉर्म, वो आपका कंसीडर करता है वर्क बेस्ड में। और इसमें तीन पार्ट हैं जिसमें आई होप यू गाइस आर अवेयर। आईएएस एक तरीके का मॉडल है अपना क्लाउड का। दूसरा पीएएस, जिसको हम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज बोलते हैं। और तीसरा है एसएएस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। एज इट इज, अगर हम टेक्नोलॉजी बेस्ड की बात करें तो पब्लिक क्लाउड होगा, दूसरा प्राइवेट क्लाउड होगा, और तीसरा होगा अपने पास इन दोनों का कॉम्बिनेशन, हाइब्रिड क्लाउड। ठीक है, ये दो पार्ट में हमने इसको कैटेगराइज किया। और दोनों
की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। एक क्लाउड इंजीनियर के लिए उसको बेस मालूम होना चाहिए कि क्लाउड हमारा काम कैसे करता है। इंजीनियर को मालूम होना चाहिए कि क्लाउड ने अपनी सर्विसेज रिसोर्सेज को कैसे रखा है बैकएंड में, और कैसे हमें उनसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे हमारे पोर्टल तक उनकी सर्विसेज हमें मिलती है, कैसे हम उसके कॉस्टिंग वगैरह को मैनेज कर पाएंगे। ये सारी चीजें आपको तभी आएगी जब आपको बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों मालूम होगा, पोर्टल को हैंडल करना और एक आइडिया लगाना कि बैकएंड में किस तरीके से इन्होंने चीजों को मैनेज कर रखा है। सो ये सारी चीजें हमें मालूम होनी चाहिए, दैट वी आर एबल टू मैनेज द पार्ट। डन। बेस से स्टार्ट करते हैं। पहले एक पार्ट कंप्लीट करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे आईएएस, पीएएस, एनएसएस के बारे में, एंड उसके बाद फिर पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड क्लाउड के बारे में बात करेंगे। सो बिफोर दैट आई वांटेड टू आस्क वन क्वेश्चन। आपके अकॉर्डिंग, राइट, आपके अकॉर्डिंग क्लाउड क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, हाउ यू कैन डिस्क्राइब अबाउट द क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग जिसे हमारा हमें सर्वर कहीं और दुनिया के कहीं कोने में है, वहां से हम हमें फिजिकल सर्वर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां से हम वहां पे हमारा डेटा सेव होता है। दिस इज व्हाट वी कॉल क्लाउड, राइट? क्या क्या चीजें हम वहां से परचेज कर सकते हैं क्लाउड से? हाँ, डेटा as हो per गया। the suppose we are using Microsoft, so we can purchase license from them as per our requirement. हम्म। So they will give us a storage like Google Cloud and something. I mean, we have Gmail storage for 15 GB or Apple ID. I mean, from Apple, we have 5 GB like that, right? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। We can सो purchase like networks and storage and many things like No, no, RAM. storage only. If suppose for Micro Office 365, we are buying a E5 license. Okay, so they are giving. I mean, I think it's 1 TB they are providing in E5 license, right? The E5. storage. नहीं, उसमें अनलिमिटेड है, E5 में अनलिमिटेड If है। unlimited, right? E3 Yeah. E3 में आई थिंक है 1 TB का है इनका। हाँ, नहीं, F1 में, सॉरी, E1 में 1 TB है, E3 में 2 TB है, और आपका जो E5 है उसमें अनलिमिटेड है। ओके, इससे रिगार्डिंग मेरे अभी क्वेश्चन एक आया, जैसे अभी हम ना एडी में ईमेल क्रिएट करते हैं, ठीक है, न्यू हाँ जी। यूजर के लिए। तो हम्म। वहां पे जो है E5 लाइसेंस हम असाइन कर देते हैं, ठीक। हम्म। सो सो ये ऑफिस 365 एडमिन टीम वो लाइसेंस यूजर को बाय करके उधर से असाइन करता है, बिकॉज एडी में तो सिर्फ हम E5 लाइसेंस असाइन कर दिया। हाँ इसका जी, ये काम कौन करता है? एडमिन। डेफिनेटली ऑफिस 365 का एडमिन करेगा। अच्छा, वो लाइसेंस बाय कर लेता है, वो उस यूजर को असाइन रहता है, इसलिए एडी हाँ में सेलेक्ट करो, काम करने लगता। ओके। हाँ, एडी तो एक मीडिएटर मान सकते हो उसको, हाँ कि हाँ। एडी हमारा एक मीडिएटर है जो ऑन प्रोमाइसेस के डेटा, ऑन प्रोमाइसेस एडी के यूजर को ट्रांसफर करता है अपने 365 पोर्टल पे। क्या तो वो E5 लाइसेंस जो खरीदता वो यूजर के लिए क्रिएट करता होगा, पर्टिकुलर यूजर के लिए वो खरीद लिया एक लाइसेंस, राइट? और हाँ उस जी, यूजर को असाइन कर दिया। इंडिविजुअल लाइसेंस चलता है, पर यूजर पर मंथ का कॉन्सेप्ट है, या फिर अपफ्रंट पेमेंट है। आप पूरे साल के लिए लाइसेंस खरीद सकते हो, या हर महीने के लिए लाइसेंस परचेज कर सकते हो, वो हाँ, अलग का मैटर है। ना यहाँ पे तो लाइसेंस, हाँ, मेरी कंपनी में तो साल का है। मोस्टली प्रोडक्शन में तो साल का नहीं लेंगे हम्म तो काम ही नहीं हम्म चलेगा ना, क्योंकि एक दिन के लिए हम्म। कंपनी नहीं ओपन कर रखी है। सही जो भी बात। ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉन्ग टर्म के लिए। इवन इवन पहले से ही, मतलब अगर हमारा लाइसेंस अप डाउन होने वाला है ना, तो 10 दिन पहले से ही आपको रिमाइंडर आना शुरू हो जाते हैं भाई कि लाइसेंस परचेज कर लो। अच्छा, वो एक और क्वेश्चन ये है कि जैसे ये जो यूजर का ईमेल है ऑफिस 365 एडमिन जो क्रिएट करता है वो, और हम लोग जो एडी में देते हैं वो सेम होना चाहिए, राइट? तो वो एडमिन अलग करता है और एडी में हम लोग अलग करते हैं, या सेम होता है, क्या होता है सेम ही प्रोसेस? इंटीग्रेटेड रहते हैं। एडी जो है ना पोर्टल, एडी एडी जो है ना इंटीग्रेटेड रहता है मल्टीपल पोर्टल के साथ। एडी पे क्रिएट किया हुआ यूजर आपका ऑफिस 365 पे दिखेगा। एडी का क्रिएट किया हुआ यूजर आपको एज्योर वर्चुअल डेस्कटॉप पे मिलेगा। इंट्यून पे चीजें इनरोल कर रहे हैं तब भी आपको वहीं पे मिलेगा। अच्छा, तो इंट्यून ये के अगर एडी में हमने क्रिएट किया है देन जाके वो उधर ऑफिस 365 आई मीन वो एक्सेस कर हर पाएगा, राइट? हर जगह पे दिखेगा वो।
जितने भी इस पोर्टल तरह आप से मैनेज करोगे हर जगह पे वो दिखाई पड़ेगा, और इस तरह इंटीग्रेटेड से है। काम या इस तरह से काम करते हैं। ओके, थैंक यू। वेलकम। अपना पहला मॉड्यूल एज्यूर एडी का ही है, तो हम एज्यूर एडी में ना ये सारा जो क्वेश्चन है हमारा वो हम आपको प्रैक्टिकली डिस्क्राइब करेंगे अपना ऑन प्रोमाइसिस एडी बना करके। पहले बेस समझते हैं, फिर उसके बाद इन चीजों पे मूव करेंगे। ऑल गुड? ओके 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 श्योर ओके। Great. So now let's talk about the gap between IAS, PS and SAS. इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से चीजों को मैनेज किया जाता है। एंड आफ्टर दैट विल प्रोसीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द सब्सक्रिप्शन वगैरह। इनके बारे में बात करेंगे कि कितने तरीके के सब्सक्रिप्शन हैं, कैसे उनको अवेल करेंगे और कैसे चीजों को मैनेज करेंगे। A to Z विल डिस्कस अबाउट, बट पहले बेस मजबूत करेंगे हम। Now here we are able to find three different options, जिसमें एक ऑप्शन है आपका IAS, दूसरा है PAS एंड तीसरा है SAS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। And it's our responsibility, we should know about the gap between these three different pillars, these three different model of our cloud technology. चलिए, आईएएस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज है ना, इसको बोला जाता है मैनेजेबल सर्विस। इसको क्या बोलते हैं हम? मैनेजेबल सर्विस। द मीनिंग ऑफ मैनेजेबल सर्विसेज, ऐसी सर्विसेज जो आप मैनेज कर पाओ। मैनेज इन द सेंस, आप ऑनर हो, आप डिसाइड करोगे कि उसमें चेंजेस क्या करना है, आप डिसाइड करोगे कि उसमें मॉडिफाई क्या करना है। ए टू जेड एक्टिविटी यू कैन मैनेज बाई सेल्फ। और अगर थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो इस पर्टिकुलर सर्विस के अंदर 75% का जो राइट्स रहता है वो यूजर का रहता है। यानी यू एंड मी, वी आर एबल टू मैनेज अप टू 75% एक्टिविटी। 25% का जो टास्क है ना, 25% का जो टास्क है वो प्रोवाइडर मैनेज करता है। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए मल्टीपल एग्जाम्पल है। वर्चुअल मशीन बेस्ट एग्जाम्पल है आईएएस का। स्टोरेज बेस्ट एग्जाम्पल है। नेटवर्क से रिलेटेड सर्विसेज आप मैनेज करते हो वो आपके आईएएस के अंदर आती हैं। और अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो डेटाबेस सेटअप करते हैं वो डेटाबेस भी आपका आईएएस के पार्ट में कंसीडर किया जाता है। पहले हम पीएस कंप्लीट करते हैं ताकि दोनों को कंपेयर कर सकें। पीएस होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, जिसको हम अनमैनेजेबल सर्विस के नाम से जानते हैं। अनमैनेजेबल सर्विसेज जो हैं वो आपकी काउंट की जाती हैं ऐसे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज जिसमें 25% टास्क यूजर्स परफॉर्म करते हैं। यानी वी आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज ओनली 25% टास्क। 75% टास्क आर एक्टिविटी मैनेज बाय प्रोवाइडर। जो हमारा क्लाउड प्रोवाइडर है, एज्यूर हो गया, एडब्ल्यूएस हो गया, राइट, गूगल क्लाउड हो गया, ये बंदे 75% तक का राइट्स अपने पास रखते हैं। हमें सिर्फ 25% का राइट देते हैं कि आप सर्विस को परचेज कर रखे हो तो आप ये टास्क परफॉर्म कर पाओगे, इससे ज्यादा आप टास्क परफॉर्म नहीं कर पाओगे। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ इनके बीच में गैप क्या है। सो बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन आईएएस एंड पीएएस के बीच में अगर हम गैप की बात करें तो आईएएस मैनेजेबल सर्विस है। एक छोटा सा एग्जांपल, आपने वीएम परचेज किया और जब आप वीएम परचेज करोगे तो इसकी एक कैपेसिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। मान लीजिए हमने इसमें 4 GB की रैम लगा दी डे वन जब खरीदा था, और 2 कोर का सीपीयू लगा दिया, 2 कोर सीपीयू, और 130 GB की हार्ड डिस्क लगा दी। ये कॉन्फ़िगरेशन और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम रख लिया, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ सही चल रहा था। नाउ आफ्टर सम डेज, आफ्टर फ्यू डेज यू रियलाइज कि भाई नहीं, इतने से काम नहीं चल पाएगा। लाइक द कॉन्फ़िगरेशन इज रियली लो, आई डोंट वांट टू गो विद दैट कॉन्फ़िगरेशन। हम इस कॉन्फ़िगरेशन से नहीं जाना चाहते, आगे बढ़ना नहीं चाहते। सो इस केस में क्या होगा, आप रैम बदलना चाहते हैं, उसकी इंक्रीज करना चाहते हो, आप इसमें स्टोरेज लगाना चाहते हो, आप इसमें सीपीयू कोर बढ़ाना चाहते हो। तो इन सभी टास्क को परफॉर्म करने के लिए ना यू आर रिस्पॉन्सिबल टू डू दैट। मतलब आप इसमें सारी एक्टिविटी परफॉर्म करोगे। रैम चेंज करना, सीपीयू बदलना, हार्ड डिस्क लगाना, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे रहेगा कि आप इसमें सारी चीजों को मैनेज करोगे। प्लीज कंफर्म अगर चीजें समझ में आ रही तो।
Yes, yes. Okay, go ahead. अब अगर हम यहीं पे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज की बात करें, तो यहाँ पे आपकी 25% रिस्पॉन्सिबल हो मैनेज करने के लिए, 75% प्रोवाइडर मैनेज करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एज्यूर पे हम लोग पढ़ेंगे लोड बैलेंसर, एज्यूर पे हम एलबी पढ़ेंगे, एज्यूर पे हम एज्यूर एडी जिसको हम एज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी या माइक्रोसॉफ्ट इंटर आईडी कहते हैं, वेब एप्लीकेशन सर्विसेज पढ़ेंगे, वेब ऐप की सर्विसेज पढ़ेंगे, और एज्यूर डीबी पढ़ेंगे। ये जो सर्विसेज है ना, ये पैस सर्विसेज में काउंट होती हैं, ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज में काउंट होती हैं। और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज में काउंट होने का जो कॉन्सेप्ट है, जो 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 मीनिंग है, इसमें 75% टास्क मैनेज बाय प्रोवाइडर, 75% टास्क मैनेज बाय प्रोवाइडर, ओनली 25% टास्क मैनेज बाय द कस्टमर और यूजर। कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आपको एक वेब सर्विसेज होस्ट करनी है, आपको एक वेब सर्विस होस्ट करनी है, ठीक है ना, एप्लीकेशन होस्ट करना है, वेबसाइट होस्ट करनी है, तो अपने पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप आईएएस का इस्तेमाल करो, इसमें आपको जो टाइमिंग लगेगी ना, बहुत ज्यादा लगेगी। क्या क्या करना है? आपको वीएम बनाना है, इसमें पब्लिक आईपी एड्रेस को फिक्स करना है कि चेंज ना हो, प्लस आईआईएस, अगर विंडोज है तो आईआईएस सर्विस इंस्टॉल करोगे, प्लस डीएनएस कॉन्फ़िगर करोगे, प्लस कस्टम डोमेन लगाओगे, ठीक है। देन अपलोड योर फाइल, जो भी आपने डॉटनेट पीएचपी जावा में लगा रखा है, आप अपनी फाइलें अपलोड करोगे, देन आपका होस्टिंग कंप्लीट होगा ये। और इस टास्क को कंप्लीट करने में ना, मिनिमम अगर आप एक्सपर्ट हैं, तब भी आपको इतने घंटे का टाइम चाहिए, 2 घंटे का टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, फायदा इसमें यह है कि हार्डवेयर आप अपने हिसाब से मैनेज करोगे। आप आपको लग रहा है सीपीयू रैम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो आप इमीडिएटली चेंज कर लो। आपको लग रहा है कि सीपीयू रैम कम हो रहा है, आप उसको हटा के कम कर लो, कॉस्टिंग सेव करने के लिए। ये फैसिलिटी आपको मिलती है किसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज में। सेम वेबसाइट, डॉटनेट की वेबसाइट आप होस्ट करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ पैस सर्विसेज, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज के जरिए, तो यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है आपको। व्हाट यू नीड टू डू, 75% ये रिस्पॉन्सिबल है मैनेज करने के लिए। आपको सिर्फ पैकेज सेलेक्ट करना है, आपको सिर्फ पैकेज सेलेक्ट करना है कि कौन सा पैकेज हमें चाहिए कॉन्फ़िगरेशन का, प्लस अपलोड डेटा। आप जो भी वेबसाइट बना रखे हैं उसका डेटा अपलोड करेंगे और अपना डोमेन ऐड कर देंगे। टोटल काम करने में आपको लगेगा 15 मिनट। 15 मिनट के अंदर आपकी वेबसाइट वर्ल्ड वाइड, दुनिया के किसी भी कॉर्नर से आप अपनी वेबसाइट या एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाओगे। ऑल गुड अबाउट द गैप बिटवीन PaaS and IaaS? Yes, yes. एक क्वेश्चन ये है कि आई थिंक कंपनी जो बाय करती है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, राइट? नो नो, इट्स नॉट मैंडेटरी। एज ए एडमिन हम अपनी तरफ से नहीं डिसाइड करेंगे, या हम अपनी तरफ से रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि कंपनी कौन सी सर्विस का इस्तेमाल करेगी। कंपनी मिक्स सर्विसेज का इस्तेमाल करती है, कभी पैस यूज कर लिया, कभी आईएएस यूज कर लिया, कभी सैस यूज कर लिया। हाँ, हो सकता है कि इसमें लिमिट ज्यादा हो, इसमें लिमिट ज्यादा हो, लिमिट ज्यादा इन द सेंस कि हो सकता है पैस सर्विसेज ज्यादा इन्वॉल्व कर लें, हो सकता है आईएएस सर्विसेज ज्यादा इन्वॉल्व कर लें, ओके, ओके। बट फिक्स नहीं रहता कि केवल यही रहेगा। सो सर इनका एसएलए कैसे कॉन्फ़िगर, मतलब कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि आईएएस है या फिर पैस है या फिर सैस है? एक दिन में नहीं आता, धीरे धीरे हम जब पोर्टल पे सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करना, उसको एग्जीक्यूट करना, बार बार से उसको चेक करना, तो इमीडिएटली कुछ टाइम के बाद आप इमीडिएटली उसके टास्क को देखकर बता दोगे कि ये ओके, ओके। आईएएस है या पीएएस है। क्योंकि कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर ये सेग्रीगेशन नहीं कर सकता, क्योंकि हर महीने, हर 15 दिन पे कुछ ना कुछ वो चेंज करते रहते हैं। इतना डॉक्यूमेंट बनाना किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के बस की नहीं है, यू नो दैट।
सो दैट्स वाई क्लाउड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें चीजें चेंज होती जाती हैं। इस वजह से उनके डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। पोर्टल पे कुछ और दिख रहा है और डॉक्यूमेंट में कुछ और दिखता है इनका। ठीक है। सो ये सारी चीजें यू कैन से दैट कि एक्सपीरियंस से ही हमें मिलेगी। एक्सपीरियंस से ही हमें ये कंफर्म हो गई कि किस तरीके से कौन सी सर्विस किसका पार्ट है। ओके। ऑल गुड, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई जो अभी हमने डिस्कस किया। ओके। हाँ जी यस सर। यस। नाउ अब बात करते हैं एसएएस सर्विस के बारे में। एसएएस सर्विस एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज है जिसमें हर एक टास्क टास्क इन द सेंस कि जो भी सर्विसेज है वो आपका प्रोवाइडर ही देगा। आप अपनी तरफ से इसमें कोई भी रिसोर्स परचेज नहीं कर पाओगे। बेस्ट एग्जांपल, अगर हम बात करें ऐसे सर्विसेज की तो बेस्ट एग्जांपल क्या है? 365। माइक्रोसॉफ्ट 365। माइक्रोसॉफ्ट 365 पे ना कोई वीएम बनाने का ऑप्शन मिलता है, राइट? ना कोई नेटवर्क बनाने का ऑप्शन मिलता है और ना ही कोई सर्विसेज हमें मिलती है रिलेटेड टू द कि हम उस पे अपना सिक्योरिटी वगैरह का पार्ट कंप्लीट कर पाए, right? So Microsoft 365 is a core example of SAS service, software as a services. आपको लाइसेंस लेना है, लाइसेंस में जो प्लान आपने सेलेक्ट किया है उस प्लान के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, जो सर्विसेज हैं, वो सर्विसेज वो प्लान आपको मिल जाएगी। ऑल गुड। गुड सर। दिस इज ऑल अबाउट द आईएएस, पीएस एंड एसएएस। ये अपने पास कॉन्सेप्ट हुआ तीनों का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड। यहाँ पे अगर हम बात करें तो तीन और पार्ट है अपने पास जिसको हम टेक्नोलॉजी बेस्ड में कंसीडर करते हैं। पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड। इनके बीच में गैप क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। पब्लिक क्लाउड क्या है? पब्लिक क्लाउड इज बेसिकली एक तरीके से शेयर्ड क्लाउड है। शेयर्ड क्लाउड इन द जिसमें आपको रिसोर्सेज शेयर्ड मिलते हैं। एक पर्टिकुलर सर्वर पे एक पर्टिकुलर सर्वर पे मल्टीपल, राइट, मल्टीपल अकाउंट का एक्सेस होता है, वो आपका पब्लिक क्लाउड। नॉट ओनली द इन केस ऑफ वर्चुअल मशीन, n number of client want to access the services, maybe virtual machine, maybe storage, maybe network। कोई भी सर्विस जो आपकी शेयर्ड में कंसीडर की जाती है वो आपका पब्लिक क्लाउड के थ्रू मैनेज किया जाता है। नाउ प्राइवेट क्लाउड, इट मींस दैट इट्स अ काइंड ऑफ डेडिकेटेड सर्विस, राइट? प्राइवेट क्लाउड की अगर हम बात करें तो इट्स अ काइंड ऑफ डेडिकेटेड सर्विस जिसमें बैकएंड से प्रोवाइडर क्या करेगा आपके अकाउंट के लिए, जो आपका एजूर का, एडब्ल्यूएस का या गूगल का अकाउंट है ना, आपके अकाउंट के लिए डेडिकेटली वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड करेगा। सॉरी, डेडिकेटेड आपको हार्डवेयर प्रोवाइड करेगा और उस हार्डवेयर पे किसी और यूजर का एक्सेस नहीं होगा। Please confirm if you able to understand. Yes, yes, हाँ but सर। I have question. So can you give me example of public cloud? How it's work? पब्लिक क्लाउड जितने भी आपके एज्योर, एडब्ल्यूएस या गूगल क्लाउड है ना, इनके पास ज्यादातर सर्विसेज पब्लिक क्लाउड में कंसीडर की जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताते हैं इसमें। अ, हर एक क्लाउड प्रोवाइडर जो है ना, दो पार्ट में उसको डिवाइड कर लो। ये आपका क्लाउड पोर्टल हो गया, जैसे आप portal.office.com ओपन करते हो या office.com ओपन करते हो, एज इट इज ये क्लाउड पोर्टल हो गया। ये क्लाउड डेटा सेंटर हो गया, ये क्लाउड के डेटा सेंटर्स हो गए। अब क्लाउड डेटा सेंटर के केस में इन्होंने अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन में, राइट, अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में, राइट, इंडिया में, अलग अलग लोकेशन के में इन्होंने डेटा सेंटर स्टैब्लिश कर रखे हैं। वो भी एक दो नहीं, हजारों की तादाद में डेटा सेंटर इन्होंने स्टैब्लिश कर रखे हैं। हजारों की संख्या में इन्होंने डेटा सेंटर स्टैब्लिश कर रखे हैं।
जब आप पोर्टल पे ओपन करते हो ना, तो पोर्टल पे आपको पूछा जाता है कि आप कौन सी रीजन या कौन से जोन पे अपना सर्विस परचेज करना चाहते हो। यूएसए इनका एक रीजन है, एशिया पैसिफिक एक रीजन है, यूके एक रीजन है इनका, राइट। सो इनमें अलग अलग डेटा सेंटर इन्होंने स्टैब्लिश किया। अब मान के चलते हैं, यह आपका एज्योर पोर्टल, यहाँ पे मैंने भी साइन अप कर रखा है, दिस इज माय ऑन एज्योर पोर्टल। अपना क्रेडिट कार्ड लगा करके हमने फ्री ट्रायल परचेज किया है। और ये एक और डेटा सेंटर, और एज्योर पोर्टल है। ये कस्टमर्स हैं यानी यू एंड मी, और ये डेटा सेंटर बैकएंड का है। जब आप यहाँ पे कोई भी सर्विस परचेज करते हो, मान लीजिए मुझे एक वर्चुअल मशीन की रिक्वायरमेंट है, मैंने फटाफट से अपने पोर्टल पे एक वीएम क्रिएट कर ली और वीएम हमने तैयार की यूएस लोकेशन में। ये वाला डेटा सेंटर हमको असाइन हो गया कि आपकी वीएम यहाँ से कनेक्टेड है। अब अकाउंट 2 ऑल्सो वांट टू क्रिएट वन वर्चुअल मशीन। अकाउंट 2 को भी वर्चुअल मशीन यहीं से मिल रही है, अकाउंट 3 को भी वर्चुअल मशीन उसी पर्टिकुलर डेटा सेंटर से असाइन हो रही है। तो ये क्या हो गया, ये शेयर्ड हो गया ना। ये शेयर्ड हो गया कि मल्टीपल अकाउंट की के रिसोर्सेस इसी पोर्टल से जा रहे हैं, सॉरी इसी डेटा सेंटर से जा रहे हैं, या इसी लोकेशन के फिजिकल सर्वर से जा रहे हैं। तो ये आपका पब्लिक हो गया, कॉस्टिंग कम होती है इसकी, ठीक है। और फेल ओवर भी आप तैयार कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सिक्योरिटी का कंसर्न रहता है, ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। बट बैंक वगैरह जो है, जो फाइनेंस वगैरह के डिपार्टमेंट है ना, वो अपनी सर्विसेज को इस पे नहीं रखते। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग। जो फाइनेंस के डिपार्टमेंट रहते हैं ना, वो अपने रिसोर्सेज को शेयर्ड वाले पार्ट पे नहीं रखते, वो कहते हैं मुझे डेडिकेटेड चाहिए। तो डेडिकेटेड की सर्विस थोड़ी सी महंगी है इन कंपेयर ऑफ आवर शेयर्ड सर्विसेज। अकाउंट 3 ऑल गुड अबाउट द शेयर स्टोरेज और पब्लिक क्लाउड। ये पूरा एग्जांपल Oh, पब्लिक क्लाउड का था। yes, yes. जी सर। देन प्राइवेट क्लाउड में डेडिकेटेड रहेगा और हाइब्रिड क्लाउड में कॉम्बिनेशन रहेगा। दोनों का कॉम्बिनेशन P+P, पब्लिक प्लस प्राइवेट, कंसीडर एज ए हाइब्रिड क्लाउड। कुछ सर्विसेज आपने पब्लिक से उठा ली, कुछ सर्विसेज आपने ऑन प्रोमाइसेस से उठा ली, कुछ सर्विसेज आपने प्राइवेट उठा ली। इन सभी का कॉम्बिनेशन आपका कंसीडर करता है एज ए हाइब्रिड इन्वायरमेंट, कि आप भाई हाइब्रिड इन्वायरमेंट यूज कर रहे हो। एडी कनेक्ट जब आप इंस्टॉल करके यूजर को सिंक्रोनाइज करते हो ना, यूजर एडी कनेक्ट भी हमारा हाइब्रिड का पार्ट है। हम उसको बोलते ही हैं हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट, राइट। जहां तक कोई क्वेश्चन अभी जो हमने डिस्कस किया ये पॉइंट। सर एक क्वेश्चन था, ये जो डेडिकेटेड होते हैं तो सिर्फ सेपरेट, जैसे कि अगर एचडीएफसी को चाहिए होता है तो वो अपना सेपरेट अगर डेडिकेटेड ले लिया तो सिर्फ एचडीएफसी के सर्विसेज या सर्वर चलेंगे उसमें डेडिकेशन में? हाँ जी बिल्कुल, वो डिसाइड करेंगे कि उनको कैसे इस्तेमाल करना है। उसमें कोई अलग किसी को सर्विसेज नहीं दे सकते हो? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। इसीलिए तो उन्होंने डेडिकेटेड परचेज कर रखा है ना। वो नहीं चाहते हैं कि अपनी सर्विसेज को वो डिस्ट्रीब्यूट करें। ओके सर, ओके। ठीक है, तो ये अपने पास कॉन्सेप्ट हुआ अबाउट द गैप बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन वर्क बेस्ड एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड। और थोड़ा सा हमने डिस्कस किया यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट के को सेपरेटली। Let me know if you feel like if you have any question or doubt regarding the topic that we completed so far. नो सर, नो क्वेश्चन। No, no, go ahead. Great. चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये तो भी बेसिक है। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। अभी हमने जो बात की वो क्लाउड के बारे में बात की, अब हम जो बात करेंगे वो एज्योर के बारे में बात करेंगे। आई नो एज्योर इज आल्सो टाइप ऑफ क्लाउड प्रोवाइडर, बट एक कंबाइंड क्लाउड प्रोवाइडर्स की बात करना और एक इंडिविजुअल क्लाउड प्रोवाइडर की बात करना, दोनों में बहुत ज्यादा गैप है, ह्यूज गैप बिटवीन बोथ। सो डू वन थिंग, get started to understand about Azure services। तो यहाँ पे हमारा जो एजेंडा है all about Azure portal and services, ठीक है। all about Azure portal and services।
चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से चीजों को मैनेज करेंगे। सबसे पहला पार्ट, आप इस पे लॉग इन करेंगे https portal.azure.com, और सबसे पहले हम इस पे साइन अप करना सीखेंगे कि हाउ वी कैन क्रिएट द अकाउंट। ये हमारा यूआरएल है। बात करते हैं क्रिएट अकाउंट ऑन एज्योर पोर्टल। एज्योर पोर्टल पे अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए। द प्रीरिक्विजिट्स आर, आपको अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट करके रखनी है। दूसरा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर मैंडेटरी है। नंबर तीसरा, आप का क्रेडिट और डेबिट कार्ड, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आई थिंक बस दैट्स इट, ये तीनों की रिक्वायरमेंट होगी। अब दूसरा पॉइंट इसमें ऐड करते हैं, ये पहला पॉइंट हो गया अबाउट एज्योर सब्सक्रिप्शन। In case of Azure subscription, you should know about the different types of subscriptions that we have. कौन कौन से सब्सक्रिप्शन मिलते हैं आपको? फ्री ट्रायल का सब्सक्रिप्शन मिलता है, पे एज यू गो का सब्सक्रिप्शन मिलता है, पे एज यू गो, और तीसरा आपको मिलता है इसमें MSDN का। तीनों के मीनिंग समझते हैं। फ्री ट्रायल में आपको $200 मिल जाते हैं फॉर 30 डेज, और ये $200 में आप कुछ भी खरीदो। 30 दिन की इसकी वैलिडिटी रहेगी, आप 30 दिन तक इसमें कुछ भी परचेज कर सकते हो। अगला पार्ट है पे एज यू गो, पे एज पर यूसेज। आप जितना इस्तेमाल करोगे उतना पे करोगे। और MSDN क्या है? ये दो तरीके से इस्तेमाल होता है, एक तो MCT के लिए है एंड फॉर कंपनी। और इसको कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। कैसे, वो हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। फ्री ट्रायल में आपको $200 मिलते हैं, 30 दिन की वैलिडिटी मिलती है, मतलब अपने पास इनफ है टाइम पोर्टल की सर्विसेज को समझने के लिए। राइट, हम इतना टाइम मिल जाता है कि हम सर्विसेज को समझ सकें आसानी से कि कैसे इन चीजों को मैनेज किया जाता है। पे एज यू गो में थोड़ा सा सिक्योर तरीके से, क्योंकि कंपनी ज्यादातर पे एज यू गो को इस्तेमाल करती है। नॉट ओनली द पे एज यू गो, आप बोल सकते हो कि MSDN स्टार्ट करती है वो कंपनी अपनी एज्योर की जर्नी जो है विद द हेल्प ऑफ 360 विद द हेल्प ऑफ MSDN अकाउंट से स्टार्ट करती है, और बाद में उनको पे एज यू गो में जाना पड़ता है। MSDN क्या होता है? MCT के लिए एप्लीकेबल है, और MCT मतलब माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर। जो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हैं उनको एज्योर अपनी तरफ से $100 देता है पर मंथ। कितने दिन तक? पूरे साल तक। क्योंकि इस सर्टिफिकेट की वैल्यू जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल की होती है, हर साल आपको रिन्यू कराना होता है। बट आपको $100 हर महीने मिल जाते हैं एक पर्टिकुलर डेट में। मतलब अगर आपको कोई भी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना है, कोई भी सर्विसेज इंप्लीमेंट करनी है ना, तो आई थिंक वी हैव इनफ टाइम। हम अपने सर्विसेज को बहुत ही आसानी से मैनेज कर पाते हैं। नेक्स्ट, MSDN का इस्तेमाल और एक तरीके से होता है। आप एक कंपनी रन कर रहे हो, राइट, आप एक कंपनी रन कर रहे हो, और यू वांट टू यूज द एज्योर सर्विसेज, तो आप डायरेक्टली पे एज यू को नहीं खरीदेंगे। आप पहले उनकी मार्केटिंग टीम से कोऑर्डिनेट करोगे कि आई एम योर कस्टमर सिंस 2000, सिंस 2002 2005 लाइक दैट। हम आपकी सर्विसेज को पिछले 20 साल से 15 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, सो कैन यू प्लीज गिव मी सम कॉम्प्लीमेंट कि हम आपकी सर्विसेज को समझ सकें, और इन फ्यूचर आने वाले टाइम पे अपने रिसोर्सेज को आपके पोर्टल से इंप्लीमेंट करें। तो इस केस में एज्योर आपको $2000, $5000, $10,000, $20,000 पूरे साल के लिए क्रेडिट अमाउंट दे देता है कि आप यूज करो। इफ यू गुड विथ दैट, अगर आपको लगता है सही है, आप कंटिन्यू कर लेना,
नहीं लगता है ठीक है, तो आप 1 साल बाद रिन्यू मत कराना। 90% कस्टमर उनके कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। अगर किसी ने फ्री ट्रायल सॉरी एमएसडीएन का अकाउंट यूज कर दिया 1 साल, तो इतनी डिपेंडेंसी हो जाती है उसके ऊपर कि वो कहीं ना कहीं पे एज यू गो में जाता ही है। जो फ्री में 1 साल तक इस्तेमाल किया, नेक्स्ट ईयर से उसको अच्छा खासा अमाउंट एज्योर को मिलना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज अबाउट द टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन। सर व्हाट इज द फुल नेम एमएसडीएन? एमएसडीएन होता है बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर नेटवर्क करके होता है एमएसडीएन, माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर सब्सक्रिप्शन, सॉरी डेवलपर सब्सक्रिप्शन। ओके। सर ये इसमें आफ्टर 30 डेज के बाद इसको ये भी पे एज गो में कन्वर्ट हो जाता है फ्री ट्रायल? नहीं, अपने आप कुछ भी नहीं होगा। वो आपसे पूछेगा डू यू वांट टू कन्वर्ट इट, राइट? ओके। वो आपसे पूछेगा डू यू वांट टू कन्वर्ट इट। अगर आप बोलते हैं कि हाँ मुझे कन्वर्ट करना है, देन इट विल कन्वर्ट, अदरवाइज ये अपने आप से नहीं होगा। ये फ्री वाला फिर ये क्या क्या सस्पेंड हो जाएगा सर? नहीं, ओके। आपका जो फ्री ट्रायल है ना वो डिसेबल्ड हो जाता है, और आपकी जो अकाउंट की वैलिडिटी है वो पूरे साल तक रहती है। ओके। मतलब जो इंफॉर्मेशन आपने उसमें प्रोवाइड कर रखी है, वो जो सेव इसने रहेगी। वो 1 साल तक के लिए सेव रहेगी। आप उनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप नए अकाउंट पे बनाओगे ना, तो वो वहां से आइडेंटिफाई करेगा कि ये बंदा ऑलरेडी फ्री ट्रायल यूज कर चुका है, इसको हम आगे फ्री ट्रायल अभी 1 साल तक तो एटलीस्ट नहीं देंगे, 1 साल बाद देखेंगे फिर कैसे हैंडल करना है। गॉट इट सर। दिस इज अबाउट द बेसिक पार्ट। ये हमारे पास छोटी छोटी इंफॉर्मेशन हुई अबाउट द सर्विसेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन प्लीज? नो सर। नो नो। चलिए नेक्स्ट, अगला पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं related to the services of Azure portal, identification of Azure portal, रीजन, जोन, और साथ ही साथ बात करेंगे Azure मार्केट प्लेस के बारे में बात करेंगे, और विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ resources which are available on portal. This is the agenda, and let's try to understand. So before that, can we take a small break और फिर उसके बाद continue करें? श्योर सर। So let's take a break for 15 minutes. 8:30 हो रहे हैं, 8:45 पे हम resume करेंगे क्लास को, ठीक है? ओके सर। 15 minute break do you need, sir? ठीक है, थोड़ा सा वो हो जाएगा, ब्रीद अप हो जाएगा ना। No, no, if you don't if we don't need, मेरे then को कोई तकलीफ नहीं है, मैं so 5 घंटे तक क्लासेस I mean चलती है। I mean 5 minutes is I think enough. 10 मिनट कर लेते हैं, 5 मिनट में कुछ नहीं 5 होता, minutes, 5 मिनट yeah. ऐसे ही Then गायब we हो can जाएगा। we can continue then. If you need, then you can take. नहीं नहीं नहीं, सी मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, मुझे कोई 10 वो नहीं मिनट्स, है। 10 मिनट्स इज गुड 10 सर। मिनट कर लेते हैं ब्रेक, एंड देन रिज्यूम। Okay, 10 minutes. Okay.
Hello guys, can you hear me? Yes, yes. Yes, sir. Yes, sir. चलो, अभी तक यहाँ पे जो हमने डिस्कशन किया रिगार्डिंग अवर क्लाउड टेक्नोलॉजी या फिर जो भी पार्ट हमने डिस्कस किया, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट अबाउट द पॉइंट दैट वी डिस्कस्ड? So, no question from my side, sir. No, no, no. चलो, great. Let's move to understand about the another part, the another options which that we have. जो different options हमारे पास अवेलेबल है, एजूर पोर्टल पे कैसे हम अपनी शुरुआत करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. As we know that Azure is a type of cloud service provider. बड़ा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है. अपार्ट फ्रॉम द क्लाउड सर्विसिंग ये और भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रखा है, और आई थिंक जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर हैं इस टाइम पे, करंट टाइम पे वर्ल्ड में, सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट है ना, सबसे जो ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट है वो हैं अपने एजूर पोर्टल, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट के पास. इज दैट करेक्ट? Yeah, correct. 365 ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारा ऑफ है DocuSign, lot ना, of lots of services, lots of what we can say that lots of products are available in our Microsoft, lots of product provided by Microsoft. अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है अपना, कि जब आप एज्योर पोर्टल पे सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करते हो, जब आप एज्योर पोर्टल पे चीजों को इम्प्लीमेंट करते हो, तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस हमें मिलता है. बिफोर स्टार्ट टू इम्प्लीमेंट सर्विसेज ओवर एज्योर पोर्टल, अभी हम कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं. बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक information about basic information about Azure portal. और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, क्या क्या चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे रीजंस एंड जोन. दूसरा हम बात करेंगे अबाउट पोर्टल आइडेंटिफिकेशन, इसको बोल सकते हो आप. नंबर 3, Azure Marketplace. Then we'll also discuss about the concept of support plan. Azure पोर्टल पे कितने तरीके के सपोर्ट प्लान हैं उनके बारे में बात करेंगे. Then we'll discuss about subscription management. Subscription MGMT management. We'll also discuss about the concept Azure Management Group. We'll talk about resource group. ये कॉमन टॉपिक है, ठीक है. अभी हम अपने AG 104 के कंटेंट पे नहीं है. ये कॉमन टॉपिक हर एक सर्टिफिकेशन के लिए एप्लीकेबल है. आप आर्किटेक्ट पे जाते हैं, मींस आर्किटेक्ट का टास्क परफॉर्म करने वाले हैं, उसके लिए भी आपको ये आना चाहिए. आप डेटाबेस इंजीनियर की तरह प्रेजेंट करना चाहते हो अपने आप को, उसके लिए भी आपको ये चाहिए, पार्ट ये आना चाहिए. एंड इफ यू वांट टू मींस बी अ एज्योर सिक्योरिटी इंजीनियर, वहां पे भी आपको ये सारी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है. सो ये सभी कंटेंट पे पहले हम डिस्कस करेंगे एंड देन स्टेप बाय स्टेप चीजों को आगे बढ़ाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद एज्योर रीजन एंड जोन. नॉट ओनली द एज्योर, सिर्फ एज्योर ही नहीं, हर एक क्लाउड प्रोवाइडर अपने डेटा सेंटर को, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, अपने डेटा सेंटर को मल्टीपल लोकेशन में स्टैब्लिश कर रखा है. चलिए स्टार्ट करते हैं. ये ग्लोब है, ठीक है. ये ग्लोब है, वर्ल्ड वाइड आपका ग्लोब है. एंड इस ग्लोब की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम इस ग्लोब की बात करें, तो पूरे पोर्टल पे
सॉरी पूरे वर्ल्ड में इन्होंने बहुत सारे डेटा सेंटर को इस्टेब्लिश कर रखा है और इन डेटा सेंटर मैनेजमेंट को दो पार्ट में कैटेगराइज कर रखा है। दो पार्ट में कैटेगराइज कर रखा है। ये दो पार्ट्स हैं, एक है रीजियन और दूसरा है जोन। एक रीजन है और दूसरा जोन। सो वी शुड नो अबाउट द गैप बिटवीन रीजन एंड जोन। एन नंबर ऑफ डेटा सेंटर दे इस्टेब्लिश। यहाँ पे देखिए ये सभी आपके डेटा सेंटर्स हैं जो फिजिकल डेटा सेंटर एजूर ने इस्टेब्लिश कर रखे हैं पूरे वर्ल्ड में। एज पर द डॉक्यूमेंट, अभी जो डॉक्यूमेंट दिखाता है 135 135 डेटा सेंटर्स आर established बाय एज्योर, जिसमें से 135 जोन्स हैं और अप टू 48 के आसपास इन्होंने रीजन के बारे में बताया है, राइट। तो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी शुड नो अबाउट द डिफरेंस, वी शुड नो अबाउट द गैप बिटवीन रीजन एंड जोन। हमें मालूम होना चाहिए कि रीजन और जोन में क्या गैप है, क्या डिफरेंस है। ओके, सो रीजन की बात करें यहाँ पे, तो रीजन इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ जोन्स, और जोन की बात करें तो जोन इज द फिजिकल डेटा सेंटर। जोन क्या है? जो हमारा फिजिकल डेटा सेंटर है वही हमारा जोन कहलाता है। एवरीवन प्लीज कंफर्म अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो, जी जी अबाउट द ठीक है। डिफरेंस बिटवीन रीजन एंड जोन। या अब गॉट रीजन के केस में क्या हो गया कि आपने यूएसए डिसाइड कर लिया कि दिस इज माय रीजन, और इस यूएस के अंदर आपके छोटे छोटे जोन्स मिल जाएंगे, जिसमें सेंट्रल यूएस इज अ टाइप ऑफ जोन, ईस्ट यूएस इज अ टाइप ऑफ जोन, वेस्ट यूएस एक तरीके का जोन है, और एज इट इज ये आपके जोन कहलाएंगे जो फिजिकल डेटा सेंटर है। और ये पूरा जो लोकेशन है वो आपका रीजन कहलाएगा। दूसरा, आगे अगर हम बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा पार्ट को आगे बढ़ाते हैं तो और भी बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी, लाइक एज यू नो दैट फेल ओवर। व्हाट इज फेल ओवर? नो। Failover just like HA. हाई अवेलेबिलिटी, यस। बाय डिफॉल्ट एज्योर क्या कमिटमेंट करता है ना, एज्योर क्या कमिटमेंट करता है कि अगर आप अपना कोई भी रिसोर्स परचेज करते हो हमारे पोर्टल पे, ठीक है, अगर आप अपने पोर्टल पे कोई भी रिसोर्स परचेज करते हैं हमारे डेटा सेंटर का इस्तेमाल करके, तो इस केस में, ठीक है, इस केस में हम आपको 95.99% का फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करेंगे। 95.99% का फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करेंगे। इज दैट करेक्ट? नाउ अगर आपको इसको इंक्रीज करना है, ये 95.99% कैसे कमिटमेंट किए? क्योंकि ये सारे के सारे डेटा सेंटर ना आपस में जुड़े होते हैं। इनके पर्सनल नेटवर्क के जरिए इनके हर एक डेटा सेंटर का कम्युनिकेशन होता है विद देयर ऑन इंटरनेट, विद देयर ऑन नेटवर्क। अब इस केस में आप अपना डेटा कहीं से भी कहीं पे भी मूव करा सकते हैं। आपने इंडिया लोकेशन में डेटा स्टैब्लिश किया, आपने वीएम को स्टैब्लिश किया, आप चाहते हो कि एक कॉपी हमारी यूएस में जाके बन जाए, बन सकती है। और जब आप अपने रिसोर्सेज का रेप्लिका बनाते हो ना, जब आप अपने रिसोर्स का रेप्लिकेशन क्रिएट करते हो, तो उस केस में ये जो परसेंटेज है ना, ये आपका इंक्रीज हो जाता है, 99.99% हो जाता है। बहुत तरीके हैं इसमें फॉल्ट टॉलरेंस को इंक्रीज करने के लिए, विल डिस्कस अबाउट। बट यहाँ पे आपके माइंड में कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि जब हम अपने एक पर्टिकुलर डेटा का, एक पर्टिकुलर सर्विस की मल्टीपल कॉपियां क्रिएट करते हैं, अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन में रखते हैं, तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो आपका कहलाता है फेल ओवर। आगे बढ़ सकते हैं हम, यहाँ पे ये छोटी छोटी चीजें थी, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। Yes, sir. पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, अब चलते हैं अपने पोर्टल की तरफ। पोर्टल पे डिस्कस करेंगे पहले मार्केट प्लेस, फिर सपोर्ट प्लान के बारे में। ये 4 पॉइंट पे फोकस करते हैं अभी। पोर्टल हम ओपन कर लेते हैं। आई एम यूजिंग माई ऑन MSDN अकाउंट, तो आप क्या करोगे, portal.azure.com यहाँ पे टाइप करोगे। portal.azure.com टाइप करने के बाद ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा ऑन द पेज ऑफ आवर
माइक्रोसॉफ्ट एज्योर सर्विसेज, लेट मी साइन आउट क्योंकि मेरा अकाउंट दूसरा है, अभी मैंने 365 से लॉगिन कर दिया। चलिए, दिस इज अवर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पोर्टल, ठीक है ना, ये अपना माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पोर्टल का लुक है। एंड यू नो दैट मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, मल्टीपल सर्विसेज, थाउजेंड्स ऑफ सर्विसेज आर अवेलेबल ऑन माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पोर्टल। और आर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए एडमिन, हमें कुछ सेलेक्टेड सर्विसेज के बारे में अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए, हमें कुछ सेलेक्टेड सर्विसेज के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, राइट। सो चलिए अभी एजेंडे के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं, मीन्स जो हम लोगों का एजेंडा है उन पे बात कर लेते हैं और डिस्कस करते हैं अबाउट सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले तो दिखा देते हैं कौन कौन से सब्सक्रिप्शन और कैसे आप फाइंड करेंगे। आप पोर्टल ओपन करने के बाद डायरेक्टली लेट्स क्लिक ऑन द जर्नल टैब, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा जर्नल का। अब इस जनरल टैब पे क्लिक करोगे और पहले ही ऑप्शन में आपको दिखाई पड़ रहा है एज्योर रिसोर्स मैनेजमेंट। अंडर द एज्योर रिसोर्स मैनेजमेंट क्लिक ऑन सब्सक्रिप्शन, इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ सब्सक्रिप्शन, जहां पे आपके पास सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। हमारे पास अभी 3 सब्सक्रिप्शन रन कर रहे हैं। एक से ज्यादा सब्सक्रिप्शन रखने का मतलब ये है कि आगे आने वाले टाइम पे हम अपने सर्विसेज को एक पोर्टल, एक सब्सक्रिप्शन से दूसरे पे माइग्रेट करने का काम करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, ये हर एक कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक कंपनी के पास मोर देन वन सब्सक्रिप्शन रहता है। इन केस कोई सब्सक्रिप्शन में प्रॉब्लम आ गई, बिल टाइम पे नहीं जमा किया, तो एज्योर क्या करता है, नॉट ओनली द एज्योर, हर एक क्लाउड प्रोवाइडर क्या करता है, हमारी सर्विसेज को डिसेबल कर देता है, हमारे रिसोर्सेज को डिसेबल कर देता है कि आप या तो बिल पे करो या तो दूसरा सब्सक्रिप्शन लेकर के इसको माइग्रेट करो रिसोर्सेज को, देन वी आर देन आई एम गोइंग टू ऑथराइज यू। चलो कोई नहीं, ये सब्सक्रिप्शन का पेज है। आप यहाँ पे एक अकाउंट में मल्टीपल सब्सक्रिप्शन को ऐड किया जा सकता है, एक से ज्यादा सब्सक्रिप्शन को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगले पार्ट पे चलते हैं। यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा आपको मार्केट प्लेस। तो मार्केट प्लेस क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ प्लेस, इट्स अ टाइप ऑफ मार्केट जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो सर्विसेज आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी। कुछ भी आप कोई भी सर्विस की डिमांड करते हो एज्योर से, अगर एज्योर के पास वो सर्विस नहीं है ना, तो मे बी कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, मे बी कि थोड़ा सा टाइम लगेगा और डेफिनेटली वो आपको प्रोवाइड करके, वो आपको देकर प्रोवाइड करेगा। मीन्स कुछ दिन बाद वो सर्विसेज को एज्योर पोर्टल पे इन्वॉल्व कर देगा। छोटा सा एग्जांपल, ये सर्च पैनल है, मुझे ना सिस्को का फायरवॉल चाहिए, हमने यहाँ पे सिस्को टाइप कर दिया। अब सिस्को के जितने प्रोडक्ट हैं, यहाँ पे इनका कोऑर्डिनेशन है, सिस्को का कोऑर्डिनेशन है इनके साथ। तो अब जो भी प्रोडक्ट चाहिए सिस्को का, जितने भी प्रोडक्ट इन्होंने रखे हैं इस पोर्टल के ऊपर, वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द मार्केट प्लेस, और मार्केट प्लेस पे दोनों तरीके की सर्विसेज अवेलेबल हैं, फ्री, फ्री ट्रायल, दोनों फ्री ट्रायल और पे एज यू गो, सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और इन सर्विसेज को आप इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्शन यानी डे टू डे इन्वायरमेंट के केस में, डे टू डे एक्टिविटी में इन चीजों को आप मैनेज कर सकते हो। डन, मार्केट प्लेस की बात हो गई। अब बैक आते हैं, यहाँ पे एक बात करेंगे हेल्प एंड सपोर्ट की, नॉट हेल्प एंड सपोर्ट, सपोर्ट प्लान की बात करेंगे। और विच इज रियली इंपॉर्टेंट, लेट मी चेक सपोर्ट प्लान कहाँ पे है। दिस इज द सपोर्ट प्लान। एज्योर हमें 4 तरीके का सपोर्ट प्लान प्रोवाइड करता है। एज्योर गिव अस अ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट प्लान। ऑल सपोर्ट प्लान पे जाएंगे, सॉरी सपोर्ट प्लान पे जाएंगे, यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी कितने नंबर ऑफ सपोर्ट प्लान आपके पास अवेलेबल है। अब देखिए यहाँ पे बेसिक है, डेवलपर है, स्टैंडर्ड है, पर्सनल डायरेक्ट है। बेसिक फुल्ली फ्री है, डेवलपर $29 है, स्टैंडर्ड आपको पे करना पड़ेगा $100, और पर्सनल प्रोफेशनल डायरेक्ट में $1000 आपको पे करने पड़ेंगे।
गैप क्या है इसमें, डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में इन तीनों में गैप क्या है। सो बेसिकली ये आपको इसके अंदर फीचर्स मेंशन किए गए हैं, इसका आपकी सर्विस या रिसोर्स से कोई मतलब नहीं है। इनका आपका सर्विस और रिसोर्स से कोई मतलब नहीं है कि आपने सर्विस कितने की खरीदी, कितने की नहीं खरीदी। अगर आपने प्लान परचेज कर लिया, अगर आपने प्लान परचेज कर लिया, तो आपका ये चार्जेस हर महीने जाता ही रहेगा, एवरी मंथ। हर महीने आपको ये पेमेंट देना ही पड़ेगा, राइट? सो नाउ अगर हम बात करें आगे पॉइंट की, तो ये प्लान उनके लिए बेटर है जिनको जिनके पास टेक्निकल टीम है, बट बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनको बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनको आप व्हाट वी कैन से दैट मींस इमीडिएटली उन पे आप रिस्पॉन्स नहीं दे पाते, या इमीडिएटली आप उनको रिजॉल्व नहीं कर पाते, तो इस केस में आप प्लान और आपको सपोर्ट जो है इमीडिएटली प्रोवाइड करना है, तो उस केस में आपका माइक्रोसॉफ्ट जो है सपोर्ट प्लान होना चाहिए। इसमें आप डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट टीम से कोऑर्डिनेट करने के बाद लाइक एज यू कैन आल्सो गेट अ सपोर्ट डायरेक्टली फ्रॉम द फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट बैकएंड टीम। ऑल गुड? यस सर। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए, जिसका कॉन्सेप्ट हमें प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के इन सभी सर्विसेज को हम अपने अकॉर्डिंग इनको हैंडल करेंगे। तो ये सब एज ए इन्वायरमेंट में, एज ए रियल इन्वायरमेंट में किस तरीके से इनका इस्तेमाल है, वो हमें मालूम होना चाहिए। ओके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब अगला जो पार्ट आता है, दो पे बात करेंगे हम। पहला है अपने पास एक मैनेजमेंट ग्रुप, और दूसरा है रिसोर्स ग्रुप। दो के बारे में हमें अच्छे से आइडिया होना चाहिए, मैनेजमेंट ग्रुप और रिसोर्स ग्रुप। सो थोड़ा सा इसको हम काउंट करेंगे, मींस थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। कंपेयर इन द सेंस कि जो मैनेजमेंट ग्रुप है और जो रिसोर्स ग्रुप है, रिसोर्स ग्रुप को आप कंपेयर कर सकते हो ओयू के साथ। व्हाट इज ओयू? ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स जो हमारे विंडोज में होते हैं, सिस्टम। यूसेज क्या है, उसका काम क्या ये है? सर सेपरेटली अपना हम क्लाइंट के अकॉर्डिंग या फिर जो भी सेपरेटली जीपीयू अपना ग्रुप पॉलिसीज लगाते हैं, ओयू के अकॉर्डिंग ही सेट करते हैं। मतलब उसको हम बोलते क्या है, कंटेनर्स बोल सकते हैं ना? कंटेनर्स, या जस्ट लाइक कंटेनर्स। ठीक है, एक तरीके का कंटेनर है, और उस कंटेनर के अंदर हम अपने ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं। राइट सर। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? यूजर हो गया, ग्रुप हो गया, अदर ओयू हो गया, इन सभी को हम उसी पार्ट में रख सकते हैं, उसी पर्टिकुलर व्हाट वी कैन से दैट कंटेनर के अंदर रखा जा सकता है। करेक्ट? करेक्ट सर। एज इट इज करेक्ट। जो हमारा यहाँ पे पार्ट है ना, या एज इट इज जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने रिसोर्स ग्रुप की जो हम बात कर रहे हैं, रिसोर्स ग्रुप की भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, एक तरीके से कंटेनर की तरह ही टास्क परफॉर्म करता है। और इस कंटेनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि अलग अलग रिसोर्सेज को, ठीक है, अलग अलग रिसोर्सेज को कंटेन करके रखा जाए। क्यों क्यों जरूरी है अलग अलग कंटेनर को, रिसोर्स को कंटेनर में रखने की? बिकॉज इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने टास्क को, मीन्स अपने अपने रिसोर्सेज को, उनकी बिलिंग को मैनेज कर सके, राइट? उनकी बिलिंग को कैसे मैनेज किया जाता है वो हम टास्क परफॉर्म कर सकें, और प्लस कोई पॉलिसीज लगानी है, पॉलिसी लगाने के लिए भी ये एप्लीकेबल है, और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनको हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे अपने रिसोर्स ग्रुप और मैनेजमेंट ग्रुप के बारे में। सो मैनेजमेंट ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जनरल वाले टैब पे आपको मैनेजमेंट ग्रुप मिल जाएगा। मैनेजमेंट ग्रुप आपके टेनेंट को डिवाइड करने का काम करता है। अगर आपके पास एक अकाउंट है और आप मल्टीपल टेनेंट इस्तेमाल करना चाहते हो, जैसे मेरे पास 2 टेनेंट है यहाँ पे, और दोनों मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, एक एमएसडीएन का सब्सक्रिप्शन है और दूसरा पे एज यू गो का सब्सक्रिप्शन है, जो अलग अलग टेनेंट के साथ एसोसिएटेड है।
ठीक है, और टेनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि आप अलग डिपार्टमेंट के लिए सेपरेट इन्वायरमेंट इस्टेब्लिश कर सकते हो। सर एक क्वेरी थी, टेनेंट इनका कोई बाय डिफॉल्ट फीचर है या फिर कोई इनका नहीं भाई, मॉडल? टेनेंट तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कंटेन करके रखता है आपके सब्सक्रिप्शन को। ओके, टेनेंट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो सब्सक्रिप्शन को कंटेन करके रखता है। गॉट इट क्लियर? सर, गॉट इट सर। ग्रेट। हेलो हेलो जस्ट गिव यस मी सर वन जी। मिनट प्लीज। या स्क्रीन नहीं दिख रहा। लेट मी आर यू एबल टू सी? No, now I can see. ठीक है। Again, it's gone. एनी क्वेश्चन अबाउट दीज टू पार्ट? टेनेंट का कंफर्म हुआ, टेनेंट क्यों इस्तेमाल करते हैं? ये क्या शो कर रहा है? Showing 3 subscription in 2 groups. So you made 2 groups like that. यहाँ पे This इस ये showing 3 subscription in हाँ 2 groups. What is हाँ, this? दो ग्रुप है ना, ये या ये मेरा रूट टेनेंट है, ये मेरा आईटी टेनेंट है। ठीक है, ये आपने बनाया दोनों, राइट? ये मैंने अपने सेग्रीगेशन के लिए बना रखा है। ओके ओके। ठीक है, तो ये दो टोटल ग्रुप हैं, रिसोर्स सॉरी मैनेजमेंट ग्रुप। एक रिसोर्स ग्रुप टेनेंट रूट ग्रुप के अंदर एमएसडीएन और पेएसयू है, और आईटी मैंने सेपरेट बनाया, उसके अंदर अपना एक एमएसडीएन सेपरेट अकाउंट क्रिएट कर रखा है। ओके, है ना? इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं, टेनेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेनेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि आपकी बिलिंग से रिलेटेड सारी एक्टिविटी को ये रिस्पॉन्सिबल है मैनेज करने के लिए, सो पॉलिसी अगर से इसको रिलेटेड। इसको अगर इसको हम समझे कंपनी की तरह, हम्म, तो एक आपकी कंपनी है, आपने ये 2 लाइसेंस लिया है, सब्सक्रिप्शन लिया है इनसे, राइट? बिल्कुल एज यू गो एंड एमएसडीएन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नाउ इसको मैनेज करना गोइंग फॉरवर्ड, राइट? हाँ जी। ठीक है, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि इन चीजों को कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि कंपनी के अंदर कुछ भी डिमांड कर, एक एक ऑनर के पास ना मल्टीपल सब कंपनीज रहती हैं। थिंक अबाउट रिलायंस की बात करें तो इनके पास बहुत सारी कंपनीज हैं, वो नहीं चाहते कि हर एक कंपनी के लिए अलग तरीके से जो है अकाउंट क्रिएट करें। वो क्या करते हैं, टेनेंट खरीदते हैं। वो अकाउंट नहीं क्रिएट कराते हैं, अलग अलग अकाउंट नहीं तैयार करते, वो टेनेंट्स तैयार करते हैं, एक ही पोर्टल से जुड़े हुए मल्टीपल टेनेंट को अटैच करने का काम करते हैं। क्लियर? सर थोड़ा सा एक बार इसको और एलिब्रेट करेंगे, टेनेंट पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जस्ट लाइक जैसे मेरे पास एक कंपनी है और कोई सब कंपनी या फिर कोई अलग डिफरेंट कंपनी अगर ओपन करना चाहते हैं, तो इसमें इसी में ऐड ऑन कर देंगे हम, जस्ट लाइक अपने जैसे ओयू में हाँ जी, एक। बिल्कुल बिल्कुल। हम उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए भी टेनेंट बना सकते हैं। हम्म, तो वो सारी जो बिलिंग वगैरह होंगी सब इसी में ऐड होंगी या सेपरेट हमारी बिलिंग्स रहेंगी सर अकॉर्डिंग टू टेनेंट? एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कैसे ये टास्क होगा। टेनेंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैंने क्या किया, अपना अकाउंट साइन अप करने के लिए जाहिर सी बात है हमें एक ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने अपनी एक ईमेल आईडी बना ली। ठीक है, @outlook.com। ये मैंने अकाउंट यूज किया और इसी अकाउंट पे मैंने अपना एमसीटी क्लियर किया। अब ये ईमेल आईडी हो गई, ऑब्वियसली इसमें एक पासवर्ड होगा। मैं ये ईमेल आईडी पासवर्ड अपने सारे डिपार्टमेंट जितने भी मेरे बिजनेस हैं या जो भी कंपनी का बिजनेस है, अब इसको मैंने साइन अप किया डे 1
डे 1 साइन अप करने के बाद जब हमने सब्सक्रिप्शन किया तो एज्योर ने हमें एक टेनेंट आईडी डिसाइड करके दे दी और इस टेनेंट आईडी पे एक सब्सक्रिप्शन लगा दिया। ठीक है, इस टेनेंट आईडी पे एक सब्सक्रिप्शन हमने अटैच कर दिया। अब मैं जो भी रिसोर्सेज परचेज करता हूं ना, ये सभी एक ही टेनेंट में जा रहे हैं। स्टोरेज खरीदा, डेटाबेस खरीदा, जो भी पार्ट हमने खरीदा वो सारा का सारा रिसोर्स जो है एक ही टेनेंट में हमें सपोर्ट कर रहा है। बट आई डोंट वांट टू डू लाइक दिस। अब मेरी अलग अलग फर्म है, अलग अलग फर्म इन द सेंस की लाइक एज डिफरेंट ऐसे कुछ मान लेते हैं। आईटी डिपार्टमेंट है हमारा, एचआर डिपार्टमेंट है हमारे पास, सेल्स डिपार्टमेंट है। आप डिपार्टमेंट की जगह पे ना एक पूरी फर्म मानना, तभी ये क्लियर हो पाएगा। अब हम नहीं चाहते हैं कि जो ये पहली टेनेंट है ना, वो हम सबके साथ मिक्स नहीं करना चाहते, क्योंकि आई एम अनेबल टू रिकॉग्नाइज। बाद में हमें प्रॉब्लम होगी, बाद में इश्यूज क्रिएट होंगे कि जब हमें बिल देने की जरूरत, जब देना पड़ेगा ना, तब हमें इश्यूज होंगे। वी आर अनेबल टू रिकॉग्नाइज कि किसका कितना बिल आया, हम सेग्रीगेट नहीं कर पाएंगे। चलो बिल का छोड़ दो, वो हैंडल हो जाएगा। पॉलिसी नहीं इंप्लीमेंट कर पाएंगे, क्योंकि हम अपने आईटी डिपार्टमेंट के लिए अलग पॉलिसी प्रोवाइड करना चाहते हैं, अपने एचआर डिपार्टमेंट के लिए अलग पॉलिसी प्रोवाइड करना चाहते हैं, और सेल्स डिपार्टमेंट के लिए अलग पॉलिसी प्रोवाइड करना चाहते हैं। सो इन दिस सिचुएशन व्हाट यू नीड टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट मल्टीपल टेनेंट। जितने डिपार्टमेंट उतने टेनेंट बनाएंगे हम, जितने डिपार्टमेंट उतने टेनेंट को हम सेटअप करेंगे। अब इससे क्या होगा कि एचआर डिपार्टमेंट को जो चाहिए ना, वो ये टेनेंट पूरा करेगा। सेल्स डिपार्टमेंट को हैंडल करने के लिए दूसरा टेनेंट होगा। हर डिपार्टमेंट को हैंडल करने वाले अलग अलग टेनेंट्स अवेलेबल होंगे। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म देयर ऑन टास्क। क्लियर हो रही चीजें? जी जी। तो नॉट ओनली फॉर द बिलिंग, बट फिर भी हम यहाँ पे बिलिंग वाले पार्ट को अप्लाई करेंगे। दूसरा, टू अप्लाई द पॉलिसी, टू अप्लाई द आरबैक सर्विसेज, ठीक है, और टू डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज, शेयर रिसोर्सेज। इन सभी टास्क के लिए हम अपने मल्टीपल टेनेंट्स को एक ही अकाउंट में रखने का काम करते हैं। ओके, सारे सीक्रेट मतलब सीक्रेट हो जाएंगे हमारे पास, सारे सेपरेट हो जाएंगे हाँ लाइक जी, डिफरेंट टेनेंट अकॉर्डिंग। बिल्कुल। तो सर इन सभी इसकी पार्ट को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी टेनेंट की, या फिर हम अपने अपने हाल अपना आपको अपने बनाना पड़ेगा, मैनुअली बनाना पड़ेगा। Okay. पोर्टल का एक्सेस आप पे है, आप डिसाइड करोगे कि कैसे इसको क्रिएट करना Okay. है ना? वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इनको कैसे मैनेज करते हो, कैसे हैंडल करना चाहते हो। ऑल गुड? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? No sir, all clear sir. नो नो। चलो ग्रेट। सो ये अभी हमने बात की बेसिक ऑफ एज्यूर सर्विसेज। अभी हमने पोर्टल पे कोई भी सर्विस परफॉर्म नहीं की, बट हाँ, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए ये हमारे बेस को मजबूत करेंगे। ये हमारे जो पार्ट हैं, जो मतलब अंडरस्टैंडिंग है क्लाउड सर्विस को मैनेज करने की, उसको मजबूत करेंगे। डन। सो ये था अपने पास बेसिक का कॉन्सेप्ट। अब हमें इसमें स्टार्ट करना है क्या, एज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज की, एडी की सर्विसेज को कैसे मैनेज करेंगे। अभी स्टार्टिंग में एक दो क्लासेस थोड़ा सा स्लो चलेंगे। जब आपका हमारा फ्लो बन जाएगा, तब जब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे, तब उस केस में फिर हम इसको अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे। ऑल गुड? ऑल गुड सर। सर एक क्वेरी थी, एक लास्ट क्वेरी। जैसे कि अभी जब हम लोग अभी जो काम, मेरा जो काम वर्क मतलब जो भी काम करते हैं हम लोग VMware पे काम करते हैं, वी सेंटर एंड अच्छा, वी। सो इसका मैंडेटरी है कि अपना VMware पे ही आपको अगर आए तभी तो आप एज्योर पे जा सकते हैं, या फिर नहीं नहीं वर्चुअलाइजेशन नहीं मैंडेटरी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बंदे बीटेक पास आउट करके, क्योंकि रिसेंटली अभी मैंने बहुत सारे सेमिनार किए, वर्कशॉप वगैरह की आपके एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा में, और सोलन में, शिमला में, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में मैंने वर्कशॉप अटेंड की है, प्रोवाइड की है उनको, दो दो तीन तीन दिन की। तो उनकी जो कैंपस हायरिंग है ना, वो एज्योर फ्रेशर उनको उठा रही है। उनके पास तो वीएमवेयर का कुछ आइडिया भी नहीं है। तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि वीएमवेयर का आइडिया होना ही चाहिए। बट अगर हाँ, एक पार्ट और, अगर आपको वीएम आता है तो आप उसको हाईलाइट करके लिखोगे,
आप उसको हाईलाइट करोगे कि आई हैव अ मच आइडिया अबाउट वर्चुअलाइजेशन एंड करंटली आई एम वर्किंग विद एज़्योर पोर्टल सर्विसेज या क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का मुझे अच्छा खासा आइडिया है। ठीक है, तो गुड। वो थोड़ा और आपका रिज्यूमे जो है ना और पिक हो जाएगा। पिक पिक इन द सेंस कि पहला तो एजेंडा यही कि हमारे पास कॉल्स आनी चाहिए। पहला तो जो टारगेट होता है ना आईटी में कि हमारे पास कॉल्स आनी चाहिए। कॉल्स आने के बाद कन्वर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। वो आपकी जिम्मेदारी कि आप टेक्निकली कितनी अच्छे तरीके से उसको हैंडल करते हो। इज दैट करेक्ट? राइट जब कॉल्स ही नहीं आएंगे तो आई डोंट थिंक वी आर एबल टू मैनेज द थिंग्स। सर। एनी क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर डाउट? नो सर, नो क्वेश्चन फ्रॉम मी। नॉट रिगार्डिंग दिस एंड टुमारो क्या होगा वो कल से क्लास वगैरह की टाइमिंग? सेम टाइम अगर फिक्स कर देते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो सेम ही रख लेते हैं और इस टाइमिंग को हम प्रॉपर फिक्स कर देते हैं। या इट इज गुड टाइम आई थिंक। तो संडे मेरा तो ऑफिस होगा ना, मैं तो इंडियन टाइम से मैं आऊँगा 7:30 और 8 तो मैं आऊँगा ही। 7:30 या 8? 8 संडे का कुछ भी हम कर सकते हैं कि सैटरडे मतलब अपना तो सैटरडे, मेरा सैटरडे क्या है कि मैं सैटरडे ऑफिस भी जाता हूँ, तो मेरा संडे ही वर्क फ्रॉम होम रहता है, तो सैटरडे मैनेज कर सकता हूँ मैं। सैटरडे संडे तो अगर तो सेवन तो थर्टी तो नहीं नहीं, तो फिर हम 8 o'clock कर लें क्या? हाँ ये भी सही है सर, 8 to 10 कर सकते हैं। आप 8:30 कर लेते हैं। 8 8:30? या 8 6 या 8:30 आई थिंक ठीक सही है। अभी अभी वहां पे टाइम कितना हुआ है अभी? अभी 9:15 हुआ है। 9:15। यहाँ पे है 6:45। 6:45 मतलब 6:45 हो रहे हैं वहाँ पे। हाँ, तो ये डिफरेंसेस है। तो हम्म मैं यहाँ के 6 बजे तक मैं आ जाता हूँ, 6 बजे। हम्म, अच्छा ठीक है, मतलब 8:15 तक आ जाते हो इंडियन टाइम पे। हम्म 8 8:15 पे आ जाते हो तो 1 घंटे इसको और इंक्रीज कर लेते हैं, 8:30 से कर लेते हैं फिर। हाँ, सिर्फ संडे को 8:30, बाकी सैटरडे को ये फाइन है सेवन नहीं नहीं, थर्टी फिर आवर। नहीं, एक ही रखते हैं दोनों पे ना, फिर क्योंकि ना अदर बैचेस रहते हैं उनको फिर हमें बोलना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, हाँ। एक फिक्स कर हाँ सर, लेते हैं ना सैटरडे संडे दोनों के लिए। आप अपने सॉरी। हिसाब से कर लीजिए, क्योंकि आपको ही सर सारा देखना है और आपको भी आसपास एनर्जी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग जबरदस्ती आपसे करें, और आपके पास भी सारा होना चाहिए कंटेंट भी, और क्योंकि आप पता लगा आप 2-3 क्लास कर रहे हैं उसके बाद फिर यहाँ पे, तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए जो भी बेटर, जो भी नहीं, टाइम। 8:30 फिक्स करते हैं, ठीक है ना? 8:30 हम फाइनल करते हैं इसमें, और दोनों दिन के लिए, नॉट फॉर ओनली संडे, सैटरडे और संडे दोनों के लिए। डन सही है। है ना, ताकि फिर कोई हाँ, डिस्टरबेंस ना हो, कोई फिर बाकी जो बैच रहेंगे वो आगे पीछे रहेंगे, ये वाला फिक्स रहता आपको भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए और थोड़ा सा अपना भी, वो आपका भी थोड़ा सा हो है। जाएगा। डन, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, सही तो है तो। मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको अभी 9:15 हो रहा है, मैं आपको 10:30 तक इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। एंड सेम लिंक आपको यूज करना है हर एक क्लास के लिए। अगर लिंक चेंज होता है तो आई लेट यू नो बिफोर 1 डे या 2 डेज पहले ही हम बता देंगे कि इस बार लिंक अलग रहेगा। बाकी हम कल 8:30 बजे मिलेंगे, डिस्कस करेंगे डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे, ठीक है? अच्छा, ये श्योर सर। डाउनलोड करने के लिए कौन सा लिंक शेयर करेंगे? मैं आपको गूगल ड्राइव का दूंगा, बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है सोशल मीडिया पे आपको ये वीडियो नहीं डालनी है। आप इसको अपनी हार्ड डिस्क में रखो, अपने कंप्यूटर में रखो, अपने गूगल ड्राइव में रखो, कहीं पे भी रखो। सोशल मीडिया पर नहीं डालना है। आप इसको परमानेंट के लिए सेव करके रख लो अपने लैपटॉप में, ठीक है? ओके ओके हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग 2 से 3 घंटे में आपको मिल जाएगी क्लास खत्म होके। ओके थैंक ओके, यू। नो। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, विल कनेक्ट टुमारो ऑन सेम टाइम, डिस्कस मोर अबाउट Azure ओके, सर्विसेज। गुड नाइट, ओके, बाय। गुड प्रॉब्लम। नाइट, बाय बाय।